नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ की G20 पर महा कवरेज। तमाम खबरें G20 से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पहलू पर हम अपने खास मेहमानों से बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले आइए आपको मिलवाते हैं एक खास मेहमान से, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉयड से, जो हिंदी में धारा प्रवाह बोलती हैं। उनसे बातचीत इंडिया न्यूज़ ने की है, आपको दिखाते हैं। मेरे साथ अब जुड़ रही हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो हिंदी प्रवक्ता है, हिंदुस्तानी प्रवक्ता हैं, मिस मार्गरेट मैक्लाउड। मार्गरेट जी, हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे परसीव कर रहा है इंडिया का G20 आउटरीच प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आउटरीच प्रोग्राम? हम देखते हैं कि इंडिया इस G20 अध्यक्षता में अपने नेतृत्व पूरी दुनिया का दिखा रहे हैं। जब मिनिस्टरियल स्टेटमेंट्स में कंसेंसस नहीं मिल पाते हैं, इंडिया अपने चेयरमैन स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जो इंटरनेशनली एग्रीड लैंग्वेज शामिल थे, जो उसका डिबेट्स कैप्चर किया। और हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के बुनियादी उसूल रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इस आधुनिक दुनिया में हम एक दूसरे के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। बात की जाए बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कल हमने देखा कि बायलैटरल मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन जो साथ में थे, दिखाई दे रहे थे, फोटो ऑप्स हुए। आज सुबह भी जब प्रेसिडेंट बाइडन पहुंचे तो उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बहुत अभिनंदन किया। इस बारे में चर्चा ये भी हो रही है कि काफ़ी सारे अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जो अग्रीमेंट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो वाशिंगटन विजिट में किए थे उसका फॉलोअप किया जा रहा है। इसके अब की हाईलाइट्स अगर हमें बताएं। जी, वो जॉइंट स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेम क्षेत्र में, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में बहुत बात हो रही है। हम स्पेस कोऑपरेशन में भी देखा, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाई जाती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जब हम इंडिया के जो 6 प्रायोरिटीज़ थे, जो हमने एक साल में अपनी प्रेसिडेंसी में बहुत सारी वार्तालाप की, हमने डेलीगेशन मीटिंग्स की, हमने स्मॉल मीटिंग्स की, शेरपास भी इसके ऊपर बहुत विचार विमर्श किया। इस बारे में जो इंडिया का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था कि जो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो कि इस समय यूरोप में है, वेस्ट में है, वो अभी रिसेशन से जूझ रहा है, और इसका ऑनर्स अब जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर हो जाता है कि ये रिसेशन से वेस्ट को बाहर लाया जाए। उसमें अमेरिका और इंडिया की क्या पहल होगी? बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक फोरम है, और अमेरिका समझते हैं कि ये प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम है, जिसमें हम मुख्तलिफ दृष्टिकोण शेयर करके ऐसे दुनिया के सबसे बड़े समस्या निपट सकते हैं। और हम इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं, और हम इसलिए अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और बात की जाए, आज का जो प्लेनरी सेशन हो रहा है वन अर्थ के ऊपर, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया जा रहा है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में बात किया जा रहा है, कैसे कोलैबोरेशन होगा G20 नेशंस का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो उन नेशंस के पास जा सके, ताकि विश्व भर में हमारा क्लाइमेट, हमारा जो अर्थ है उसको सेव किया जा सके। जी, वन अर्थ तो है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम काफ़ी बात कर रही है और इन्वेस्ट भी कर रही है। हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखा कि ई-व्हीकल्स इंडिया के लिए एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, दोनों तरफ $8 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर स्मॉल रिएक्टर्स का कोऑपरेशन भी होगा, जो अमेरिका और इंडिया साथ साथ अपने ज्ञान इस्तेमाल करके ऐसे और साफ तवानाई ऊर्जा में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इंडिया और अमेरिका की बात की जाए तो डिफेंस डील सबसे अहम होती है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। मेरा ख्याल में दोनों देश ने इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वो रूल्स और रेगुलेशंस, कवानीन देखकर कि हम कैसे और स्मूथ हो सकते हैं ऐसे उद्योग का कोऑपरेशन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट जी, आपकी हिंदी बहुत खूबसूरत है, और हम जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से सीखा?
हमारे विदेश सेवा इदारे भी हैं अमेरिका में, और यहाँ आने पे सहेलियों के साथ, सहयोगियों के साथ, और उत्तराखंड के लांडोर लैंग्वेज स्कूल में भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। Thank you so much, and may you have a fantastic 2 next days in India. Thank you so much. So there you have it. We have Margaret McLeod. She is, in fact, the Hindustani spokesperson from the US Department of State. She's over here on a visit. She continues to come to India several times, and her next visit is going to happen next month itself. And we'll keep a track on all these big delegation talks, the heads of state talks between India and America particularly. Meanwhile, I sign out from G20 summit at the Bharat Mandapa. और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वक्त हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और ये देखिए उनके स्वागत यहां पर हो रहा है। कुछ देरी से ज़रूर आए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात है, कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच इमैनुअल मैक्रों आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं उनको वेलकम करने के लिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। अगर जो बाइडेन के बाद किसी का इंतजार हो रहा था तो इमैनुअल मैक्रों का हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त साझेदारी दोनों देशों के बीच है। और ख़ास तौर से अगर हम पिछले 10-12 साल की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिश्ते मजबूत हुए हैं फ्रांस के साथ भारत के। डिफेंस डील्स की हम बात करें, वो उसमें व्यापार बढ़ा है, डिफेंस को लेकर काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों ही देशों के बीच। ऐसे में इमैनुअल मैक्रों कल नहीं पहुंचे थे, आज पहुंचे हैं और अब सीधे ही भारत मंडपम के लिए रवाना वो अपनी गाड़ी से हो गए हैं। और जिन 15 लोगों के साथ बायलैटरल टॉक्स होनी है प्रधानमंत्री, उनमें एक इमैनुअल मैक्रों भी है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बातचीत है। जैसे कि यूएस भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार है, तो पिछले कुछ वक्त में फ्रांस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार के रूप में सामने आया और खासतौर पर जैसे कि आपने बताया डिफेंस डील्स को लेकर जो है वो साझेदारी लगातार फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा है। हाँ, अगर हम डिफेंस डील्स की बात करें तो वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है फ्रांस के साथ जो हमारा व्यापार है डिफेंस को लेकर। तो ये तस्वीरें सीधे एयरपोर्ट से आप देख रहे थे जहां इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं। और दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह लाली साहब हमारे साथ इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, और एन.के. गोयल साहब हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। एन.के. गोयल जी, प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और जाहिर है इस पर रूस और चाइना शायद अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण है साइबर सिक्योरिटी पर सहमति बनना? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप इतने अच्छे ढंग से प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर संसार का व्यक्ति, हर देश अफेक्ट होता है। साइबर सिक्योरिटी किसी कंट्री के बॉर्डर से लिमिट नहीं होती है, और कोई भी कहीं बैठा हुआ किसी भी कंट्री में कोई भी साइबर अटैक या साइबर फिशिंग कर सकता है। उस लिहाज से हमारा देश एज इट इज़ काफ़ी एडवांस तरीके से काम कर रहा है। और आज G20 के माध्यम से जहां डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड्स आए हुए हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय PM जी ने साइबर सिक्योरिटी को भी इम्पोर्टेंस दी है। और इसमें हम इस तरफ काम करना चाहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आपसी समझौता हो, आपसी तालमेल हो, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी इंटरनेशनल लॉज अप्लीकेबल नहीं है साइबर थ्रेट्स या साइबर रिस्क के ऊपर। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा G20 हमारा सम्मेलन साइबर सिक्योरिटी की सिक्योरिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। और ये सही मायने में जो हमारे PM साहब का विजन है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसकी तरफ काम करेगी। सर एक चीज़ और है, जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि सिक्योर टेक्नोलॉजी और एक सिक्योर इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मेजर पॉइंट्स रहेंगे जिसकी चर्चा इस G20 में रहेगी? एक्चुअली में जो अभी G20 की शुरुआत में ही इंडिया और US का जॉइंट स्टेटमेंट आया है, वो बहुत ही एक आलीशान डॉक्यूमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि मल्टीफेसेट ग्लोबल
टेक्नोलॉजी एजेंडा बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और उसमें हमने देखा यह है कि पूरा संसार कुछ चीज़ों को फेस कर रहा है। हेल्थ है, एजुकेशन है, साइबर है, एम्पावरमेंट टू वुमेन है, बिजली पानी की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, लोगों को एम्पावर करने की प्रॉब्लम है। तो वहाँ इंडिया के जो सॉल्यूशंस हैं, जो हम सब जानते हैं, बाय नाउ आधार, यूपीआई, उज्ज्वला योजना वगैरह वगैरह, उसी में हमारी साइबर पॉलिसी भी आती है। तो ये देखा जा रहा है कि अब ये सब मिला के हम इसको पूरे वर्ल्ड में शोकेस कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में अगर किसी के पास आंसर है तो इंडिया के पास है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, आधार, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें वर्ल्ड हमसे लेकर आगे चल सकता है। और आने वाले 5-10 सालों में हम ये देख रहे हैं कि जो इंडियन स्टेक इसे कहते हैं, ये उतनी उन्नति और उतना नाम और उतनी सफलता पालेगा जो किसी भी देश के सो कॉल्ड एमएनसी कंपनी आज होते हैं। जी ठीक है, चलिए मनोहर हैं शायद हमारे साथ। अच्छा, मनोहर हमारे साथ है। मनोहर, अभी क्या माहौल है? मनोहर केसरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनोहर, देखिए, बिल्कुल अभी मैं आईएमसी सेंटर में मौजूद हूं, और ये भारत मंडपम का इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है। यहाँ पर अभी लंच ब्रेक चल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी को जानना हो, समझना हो और उनसे कुछ बात निकलवानी हो, तो खाने के ज़रिए ही जो है सो आप उनके दिल तक पहुंच सकते हैं, दिमाग तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ अंदर लंच चल रहा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इंडिया न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स लगातार G20 को ग्राउंड जीरो से देख भी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जिसको फोकस किया जा रहा है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के फोकस है, और पूरी दुनिया इस ओर देख रही है, क्योंकि भारत ने सफलतापूर्वक इसे ज़मीन पे उतारा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस डिजिटल जोन एरिया में जो एग्जीबिशन लगाया गया है, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उनमें से है मदर ऑफ डेमोक्रेसी की। भारत लोकतंत्र की जननी है, और इसमें वैदिक काल से लेकर के अभी तक आधुनिक काल, भारत में जो लगातार चुनाव हुए हैं, भारत का संविधान, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। आप डिजिटली ऐप के जरिए भी जान सकते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म की बात हो, जैन धर्म की बात हो, सनातन धर्म की बात हो, और किस प्रकार से भारत का इतिहास रहा है। ये आप देखिए, एक एक करके अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, भारत के तमाम प्रधानमंत्री जो हुए हैं उनकी तस्वीरें हैं, उनका टेन्योर है कि वो कब से कब तक रहे हैं। चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात हो, गुलजारी लाल नंदा की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह की बात हो, इंदिरा गांधी की बात हो। उसके बाद अब आप देखिए, भारत में चुनाव की बात है तो 1951 से लेकर के 2019 तक चुनाव के बारे में एक एक जानकारी है। और ये भी इसमें बताया गया है कि भारत में जो चुनाव किए जा रहे हैं वो फ्री और फेयर हैं, क्योंकि लगातार अपोजिशन से लेकर के एनडीए पे हमला बोलता है कि फेयर चुनाव नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए, चाणक्य नीति की बात हो, द किंग ऑफ सर्व्स द पीपल, किस प्रकार से हमारे देश में राजाओं का शासन रहा और उन्होंने किस प्रकार से अपने प्रजा को वो सारी सुख सुविधाएं दी, उसकी जानकारी है। अब आप देखिए, वैदिक काल को लेकर के 300 BC की भी बात इसमें बताई गई है। उसके बाद मैं आगे आपको अगर बताऊं तो ये आप देखिए, जो हमारे उस समय लीडर्स हुआ करते थे, और उस समय पब्लिक से कैसे कनेक्ट होता था, किस तरह से जब दरबार लगता था तो वहाँ लोगों के लिए की जो समस्याएं होती थी वो किस तरह से सुनी जाती थी, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और आगे आप देखिए, राजा प्रजा की सेवा में, इसके बारे में भी जानकारी दी गई कि उस समय किस तरह से राजा जो है सो प्रजा की समस्याओं को हल करता था। सभी मनुष्य समान हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किस प्रकार से पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है, चाहे वो इंक्लूसिव की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, या फिर एम्बेसिस की बात हो। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के अब यहाँ पर लोगों को बताने की एक कोशिश है, और ऐसा इस तरह के एग्जीबिशन पहली बार हुआ है। मैं आपको अंदर
का नज़ारा दिखाता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ें और एक एक चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार आपने अभी साइबर सिक्योरिटी की बात की है, DPI की बात हो रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो उसका भी एक यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। पूरे डिजिटल तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि आखिरकार ये भव्य क्यों है। क्योंकि आप अगर भारत मंडपम की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। वहाँ ओपेरा हाउस की अगर हम बात करें तो वो मात्र उसकी कैपेसिटी 5000 के लोगों की बैठने की है, जबकि ये हमारा जो भारत मंडपम है जहाँ मैं मौजूद हूँ इसकी कैपेसिटी 7000 लोगों की बैठने की है। इसके अलावा कई एम्पी थिएटर्स हैं, 20 से ज़्यादा मीटिंग रूम्स हैं। उसके अलावा जहाँ पर सबमिट हो रहा है वो अपने आप में खास है। और ये आप देखिए, ये सारी चीज़ें डिजिटली है, मतलब आपको एग्जिट और एंट्री करना हो तो आपको अपना ये जो कार्ड है वो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप अंदर ही रह जाएंगे या तो बाहर ही रह जाएंगे। ये आप देखिए, टच करने के बाद मनोहर केसरी इंडिया न्यूज़, उसके बाद ये अलाउड करेगा और आप बाहर चले जाएंगे। अब इसके बाद आप ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन यहाँ पर बनाया गया है। और इस जोन में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार की वो तमाम उपलब्धियाँ, वो तमाम योजनाएं जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, दूसरों को भी एक रास्ता बताने वाला है कि हमने एक लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र की जर्नी है तो अब हम डिजिटल की भी जर्नी है। क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर उन्होंने डिजिटल को ज़मीन पे उतारा, लोग UPI के जरिए एक रेहड़ी पटरी वाले, एक सब्जी वाले भी पैसे को जिस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, या चाहे मुद्रा योजना की बात हो, जनधन योजना की बात हो, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। और वो भी डिजिटली ऐप के जरिए या वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। ये आप देखिए, क्योंकि ये एक हेल्थ सिस्टम को बताता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेशन के शुरुआत में अपनी स्पीच में कहा कि कोरोना काल के बाद दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं और अब जो है सो ह्यूमन सेंट्रिक, मानव केंद्रित जो है ग्लोबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ा है। कई चीज़ें हमने सीखी है। तो ऐसी स्थिति में हमने डिजिटली जिस तरह से लोगों को उस दौरान और अब मदद पहुंचा रहे हैं, उसका ये एक डिजिटली एग्जाम्पल है। उसके बाद UPI की अगर हम बात करें तो ये आप सामने देखिए, ये UPI है जिसके ज़रिए हम पैसे का लेन देन करते हैं। अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो देखिए, यहाँ पर मैं सीधे इस सेंटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ लोग परचेज़ कर रहे हैं। और आप देखिए, इन्होंने UPI के ज़रिए डिड यू ट्रांसफ़र नो, आप बताएंगे कि ये जो कुछ लोग खरीदने के लिए आए थे, इन्होंने UPI के जरिए ट्रांसफर? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने UPI के जरिए यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट करके उसको फिर QR के जरिए उसको पेमेंट करके, और इन्होंने QR के जरिए पेमेंट करके अपना आइटम सेलेक्ट करके इनको पेमेंट करके दिया। काफ़ी इजी लाइफ हो गई, काफ़ी इजी लाइफ हो गई है, काफ़ी आसान है और टाइम भी नहीं लगता है। अब पर्स लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं, पर्स भी मत लेके चलिए और कैश भी लेके मत चलिए, बस आप अपना फ़ोन लेके चलिए, आपके सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। इनफैक्ट आपने सुना होगा, हमने 4 दिन पहले ही NPCI ने एक ATM लॉन्च किया है जो कि QR बेस्ड ATM है, जहाँ से आपका QR के ज़रिए आप वहाँ पे ATM में जाइए। उसी पे मैं आना चाह रहा था। ये आप देखिए, हम ATM कार्ड को लेकर के चलते हैं, स्मार्ट कार्ड को लेकर के चलते हैं और जाते हैं, उससे भी दिक्कत होती है, कहीं उसका गलत इस्तेमाल, स्कैनिंग तो नहीं होती। अब QR कोड के जरिए ही आप पैसे निकाल सकते हैं। ये आप देखिए, आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको समझ सके कि आप QR कोड के जरिए तो आप UPI, भीम है, तमाम फ़ोन पे से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए और सामान खरीदे, लेकिन पैसे कैसे निकाल सकते? तो अभी NPCI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के साथ मिलके एक नया आविष्कार किया है जो कि QR से, जैसे यही एक सिंपल QR है जो हम पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आपके यही QR आप अपना वहाँ इस ATM में नंबर डालेंगे, आपको पैसे निकालने हैं, आप वहाँ पे डालेंगे कि वहाँ पे अपना UPI सेलेक्ट करेंगे, QR सेलेक्ट करेंगे, अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे, जितना अमाउंट आपको डालना है वो फ़ोन पे आ जाएगा। आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये जितना डालेंगे वो पैसे निकल के आपके हाथ में। आप मुझे विस्तार से बताने की कोशिश कीजिए कि आपने QR कोड की बात की, क्या ATM का QR कोड सेपरेट होगा, बैंक का अलग होगा, या हम किसी शॉप में जाते हैं, कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर बैंक के साथ हर एक फ़ोन नंबर अटैच होता है। तो जैसे ही आप किसी भी ATM में जाएंगे, चाहे वो किसी भी बैंक अकाउंट का, वो आपसे सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर मांगेगा जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर होता है।
जैसे आपने फ़ोन नंबर डाला, उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपको कौन सा भुगतान या लेन देन करना है। जैसे आप डालेंगे कि पैसा आपको निकालना है या पैसा आपको जमा करना है, वो बोलेगा आप कैसे जमा करना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा तो क्यूआर बेस पे आप डालोगे या कार्ड के। अगर आप क्यूआर स्कैन करने पे डालोगे तो क्यूआर आ जाएगा और अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे, अमाउंट डालेंगे और वो अमाउंट आपसे निकल जाएगा पैसा। मतलब ये कह सकते हैं पहले कैश फ्री पॉकेट हुआ, जो एटीएम कार्ड फ्री। एटीएम कार्ड और कार्ड फ्री, वॉलेट फ्री हो गया अब आपका। तो इस महा कवरेज लगातार जारी है G21 पर। एक छोटा सा ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, लौटेंगे फौरन वापस। सिर्फ एक अपडेट के साथ मैं आपको ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ कि अब से आधे घंटे बाद जो दूसरा सेशन है आज का, वो शुरू होने वाला है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे वापस। तो G20 पर इंडिया न्यूज की ये महा कवरेज लगातार जारी है और हम लगातार क्या चल रहा है G20 में उसको लेकर एक एक चीज आपको अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल जो पहला सेशन था वन अर्थ, वो पूरा हो चुका है, जिसमें जलवायु परिवर्तन समेत तमाम ऐसे इश्यूज रहे, जिसमें G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच चर्चा हुई है। और अब से ठीक आधे घंटे के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सेशन, वन फैमिली, इसका नाम फैमिली इसे रखा गया है कि कैसे इस फैमिली को और बढ़ाया जाए, कैसे इसका विस्तार किया जाए, वो सेशन अब से ठीक आधे घंटे के बाद शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। यहाँ स्टूडियो में सुरेंद्र सिंह लाली जी हमारे साथ हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के। इसके अलावा विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल के बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लाली जी, ये बताइएगा कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है, पहला सेशन खत्म हो गया है। अगर कुल मिलाकर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा जो आज का फैसला अगर हम देखें तो अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना G20 में, इसका श्रेय कितना भारत को जाएगा और कितनी भारत की धाक जमेगी जो ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है उसमें? अगर आपको फैशन को ढूंढना हो तो आप पेरिस जाते हैं, अगर टेक्नोलॉजी को ढूंढना हो तो आप अमेरिका जाते हैं जी, और अगर अपने आप को ढूंढना हो तो आप हिंदुस्तान आते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा था, जो फिलॉसफी है, वो तो हमने दुनिया को बहुत पहले दी थी। वो तो अब इनको साइबर वर्ल्ड में आने के बाद समझ आया कि वर्ल्ड इज़ वन विलेज, इट्स अ ग्लोबल विलेज। सो साउथ अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट जिसमें कि 50+ नेशंस आते हैं, इससे बड़ा, आई नो दैट वी नीड अ टेस्टिमनी, पर इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वी थिंक ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एज वन प्लेस। ये पिछले इंडोनेशिया में भी ये बात रखी गई थी, पर उस समय कुछ कंट्रीज़ ने बोला और कुछ शांत रहे। बट आफ्टर दैट द इंडियन डिप्लोमेसी किक्ड इन, एंड मैं पूरी मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे वेरी निम्बल एंड डेफ्ट फॉरेन मिनिस्टर को कि इन्होंने फिर इसको ट्रू डिप्लोमेसी बैक चैनल पे करके कंसेंसस बनाया। और सबसे बढ़िया बात थी कि इसको क्या विधिपूर्वक तरीके से किया गया, दिस कुड हैव बीन आल्सो अनाउंस्ड ऑन द लास्ट डे, पर बाकायदा कायदे से The Honorable Prime Minister of India as the President, उन्होंने इसको propose किया, then with the gavel for 3 times he made that thing and said कि if anybody has any objection, and nobody had an objection. So what a graceful way then our Foreign Minister walks up and gets the South African diplomat, and then Mr. Modi further walks and facilitates him to sit in the seat. तो सबसे बड़ी बात ये रही है कि फैमिली जो वासुदेव कुटुंबकम का रहा है, उसमें सबसे बढ़िया बात ये रही है कि हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में जो ब्रिज बन रहे हैं, क्योंकि इन अ फैमिली कोई भी फैमिली प्रॉस्पर नहीं कर सकती जब तक कि सारे फैमिली में प्रॉस्पर नहीं करेंगे। और कितने सारे नेशंस ऐसे हैं जो कोविड से या डेट रिस्ट्रक्चरिंग से और या चाइना की जो पॉलिसीज रहती है, जहाँ वो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कैसे तो मुनीम होता था, वो सब अंगूठा लगवा लेता था मुल्कों से जो विस्तारवादी नीति। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। मैं इस पर, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, राणा सर, मैं एक रिएक्शन इस पर आपसे भी चाहूँगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये हमेशा से भारत कहता रहा है और इस बात की थीम भी है। लेकिन इसमें जो नई चीज़, नया नाम जोड़ा गया है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी कि एक धरती है, एक परिवार की तरह रहे और इस तरह से समग्र विकास करें कि सबका विकास हो सके। इस थीम पर इस बार हम अपना G20 कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जो UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को कोट किया है कि दुनिया बटी हुई है, लेकिन ये देखिए भारत इस G20 के जरिए दुनिया को जोड़ रहा है। दरअसल अभी लाली साहब ने कहा कि जब आप खुद को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो आप हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। वैसे देश
जिनको दुनिया के हर दुख दर्द का अंदाज़ा हो, बहुत दूर दराज के इलाके में अब अफ्रीकन जो यूनियन है, ये उन 55 देशों का एक मंच है जो अफ्रीका के देश हैं, और वहाँ बहुत सारे हालात बुरे हैं। अब देखिए कि 10 साल के भीतर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा तख्ता पलट हुए। भूख का संकट वहाँ बड़ा संकट है। विकास बहुत दूर दराज के इलाके का है, मतलब बहुत दूर की कौड़ी है विकास वहाँ। तो उन हिस्सों में भी तो इंसान रहता है, और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उन देशों में रहता है। उन देशों की पूछ परख कौन करेगा? अगर पश्चिमी देश अपनी ही सहूलियतों में सुविधा के साथ संपन्न जीवन जीते रहेंगे और वो चाहें कि उनका कारोबार बढ़ता रहे, दुनिया को वो बाजार समझते रहें, जो शोषित हैं वो लगातार शोषित होते चले जाएं, दुनिया का वो हिस्सा जो कम विकसित है, अर्ध विकसित है, कुछ इलाके तो आदिम समाज की तरह हैं, अगर उनको आप जोड़ करके नहीं देखते हैं, दुनिया के कल्याण की बात नहीं करते हैं, तो फिर आपके विकास के नाम पर एक बड़ा सवाल है और आपकी समझ पर है। तो यह दुनिया को एक तराजू में देखने, दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखने और मानव कल्याण की बात करने का कहीं रिवाज रहा, संस्कार रहा और व्यवहार का हिस्सा रहा तो हिंदुस्तान है। इसलिए जब आप बहुत गरजमंद होते हैं, जब आप बराबरी की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, इंसान के बुनियादी हुकूक और उस बुनियादी सहूलियतें उसके जीवन में बनी रहें, वो बुनियादी सम्मान के साथ जीने का अधिकारी हो सके, इसकी खातिर अगर कोई देश आपको दिखाई पड़ेगा दुनिया में इस उसूल के साथ, सिद्धांत के साथ, वो हिंदुस्तान है। तो वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए वो नया है। और इस बार अगर भारत ने कहा कि नहीं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें साइबर के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया आगे बढ़ रही है। साइबर स्पेस में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, पावर है, यह बुनियादी चीज़ें हैं जो एक जगह नहीं होनी चाहिए, वो हर जगह दुनिया के हिस्से में होनी चाहिए। तो जहाँ भी अर्ध विकसित, कम विकसित, विकासशील देश हैं या जमात है, वो विकसित देशों के साथ और विकासशील देशों के साथ चले एक साथ, और विकास जो है वो संतुलित होने लगे, विकास डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए। ये इसका मकसद है कि आप एक जगह आप पूरी ताकत ना रखें, पूरी सुविधा सहूलियत ना रखें, सारे संसाधनों पर कब्जा आपका ना हो, बल्कि वो दुनिया के हर हिस्से में जाए और हर आदमी के पास। लेकिन सभी लोग इस पर सहमत हो, ये भी मुमकिन नहीं है ना। अगर हम चाइना की बात करें, बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है दुनिया को। प्रफुल्ल जी हमारे साथ चाइना के मामलों पे बहुत मुखर होकर बोलते हैं, बहुत जानकार हैं चाइना के मामलों के। चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, जिसका जिक्र लाली साहब भी कर रहे थे, राणा जी भी कर रहे थे, उनके बीच में इस तरह का एक वसुधैव कुटुंबकम का नारा या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का, ये कहाँ तक आप समझते हैं कि कहाँ हितों का टकराव यहाँ पर होगा? चाइना की अगर बात करें, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, विस्तारवादी पॉलिसीज़ हैं, उसको किस तरीके से काउंटर करना चाहिए भारत को? थैंक यू वेरी मच। अब आपको पता, ये तो हमको सबको पता है कि इस समय पिछले 4-5-6 साल से सारा का सारा ये जो एरिया है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ G20 में है, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में, वो ग्रसित है चाइना की एक्टिविटी से, इंक्लूडिंग इंडिया। और यही नहीं, चाइना की पॉलिसी से वेस्टर्न पावर्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, BOR एंड BRI, क्या जो OBR एंड BRI के प्रोजेक्ट से वो किस तरीके से उन्होंने अपना आतंक फैलाया हुआ है, डेट पे किया हुआ है, चाहे सूडान हो, चाहे इथोपिया हो, अफ्रीकन नेशंस में। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे चाइना की प्रॉब्लम से ग्रसित थे। अब ये जो G20 का जो मूवमेंट चला है, ऑल कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला, मीन्स ऑफ अंडर यूनिफिकेशन अम्ब्रेला, और अफ्रीकन यूनियन हैविंग जॉइंड द मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेड इज अफ्रीकन कंट्रीज। टू टेल यू द ट्रूथ, जब late Prime Minister of President of France, he had said in 2008 that $500 billion फ्रांस को जाते हैं हर साल अफ्रीका से। अगर वो ना हो तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बने। जितना की एक्सप्लॉयटेशन, जितना मिलिटराइजेशन अब उन्होंने अफ्रीका पे किया हुआ है, और एशिया उससे पहले ग्रसित था। ये सारे के सारी कॉलोनियल जो कंट्रीज हैं, वो अब इकट्ठी होके हैव नॉट से हैव बनने की जो बात स्टेप उठाया है, उससे चाइना ग्रसित है। चाइना ये नहीं देख पाएगा कि अब जहाँ पे उसने -10 लाइन बना दी है, उसने सब आइलैंड ऑक्यूपाई कर लिए हैं, और उसने ट्रेड रूट रोक रहा है, मलक्का स्टेट पे उसकी नज़र है, वो किस तरीके से ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहा है। इससे 8-9 कंट्रीज जो उधर की हैं, दे ऑल आर नाउ विद G20, और G20 को में और भी ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। तो
और देखिए बख्शी साहब, common एक problem सर सवाल है, कि चूंकि वो स्क्रीन ये पर है इमैनुअल चाइना। मैक्रों हैं। किस तरीके से चाइना को अब कंट्रोल में लाएंगे, किस तरीके से चाइना रिएक्ट करेगा, अभी देखने की बात है। बख्शी साहब, ये Can I- इमैनुअल can I मैक्रो also आपको add? स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फ्रांस के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर हैं, खास करके डिफेंस में, कुछ डिफेंस के माहिर हैं आप, और डिफेंस रिलेशन हिंदुस्तान का फ्रांस के साथ बहुत बढ़िया है। रूस के साथ जो खरीदारी हमारी होती है, हमारी कुल खरीदारी का लगभग 41-42% के आसपास है, और 28-29% के आसपास खरीदारी हम फ्रांस से करते हैं। दूसरा ऐसा देश है जिससे सबसे ज़्यादा डिफेंस डील हिंदुस्तान करता है, और फ्रांस उन देशों में है जो हिंदुस्तान के साथ लगातार खड़ा रहा है। मुझे याद आता है कि वाजपेयी जी ने 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया था तो याक शिराक उस समय वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद भी उन्होंने भारत के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। अमेरिका की तमाम पाबंदियों को उन्होंने दरकिनार किया और भारत के साथ वो खड़ा रहे, और परमाणु परीक्षण को उन्होंने वाजिब माना था। आज वो संबंध लगातार उसके बाद से प्रगाढ़ होता चला गया, भरोसे का है। एक मकाम पर है जहाँ फ्रांस और भारत के बीच में कारोबार बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। जो क्षमता दोनों देशों के बीच में कारोबार बढ़ाने की है, वो उस हैसियत को, उस ऊंचाई को हासिल कर नहीं पाई है। और डिफेंस के मामले में फ्रांस चाहता है कि भारत का वो एक बड़ा सप्लायर कंट्री रहे। फ्रांस को स्ट्रैटेजी के तौर पर, स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर, डिफेंस पार्टनर के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, फ्रांस की मैं जब बात कर रहा हूं, हमारा सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर फ्रांस रहा है, चाहे रशिया बाद में सीन पे आया है। 1954 में जब कोई हमें फाइटर एयरक्राफ्ट देने की बात नहीं कर रहा था, तूफानी फ्रांस ने दिया। उसके बाद हमको मिस्टियर फ्रांस ने दिया, उसके बाद मिराज दिया, और हमको ये कहा कि आई एम जॉइंट प्रोडक्शन के लिए मैं HAL में आपको सुविधा देना चाहता हूं। हमने मना कर दिया। उसके बाद रफाइल दिया, और अब रफाइल का इंजन देने को तैयार है। फ्रांस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है अमेरिका। अमेरिका और फ्रांस की इराक लड़ाई के से उनकी बहस हुई है, और अभी जैसे कि सबमरीन डील्स को उन्होंने स्कटल किया, अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई करी ऑस्ट्रेलिया को, और इसीलिए फ्रांस ने स्टेप उठाया, आपको रफाइल दिया अगेंस्ट F-18। अब ये बात देखने की है, फ्रांस हमारा बहुत शुभचिंतक है, इसमें दो राय नहीं है। हम फ्रांस के साथ और भी नीतियां बढ़ाएंगे, फ्रांस के साथ और भी मामला होगा, पर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बात देखेंगे कि दो कंट्रीज के बीच में जो ये मेंटल तनाव है, इसको भी दूर करेंगे। चाहे अब अमेरिका और फ्रांस के बीच में सुझाव होगा। इनफैक्ट फ्रांस और रशिया विल बी कमिंग क्लोज टुगेदर। तो ये जो उनकी नीति है, ये कि वासुदेव कुटुंबकम की, दिस नीति इज एब्सोल्युटली फॉर द ह्यूमैनिटी। सबका मिलके विकास की बात होगी, एवरीबडी इज रियलाइजिंग इट, और सबको ये भा रही है। तो जैसे आप फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस के साथ तो हमारी टेक्नोलॉजी है। फ्रांस ने तो हमें ये कह दिया है, अब G414 का टेक्नोलॉजी तो वहाँ से आ रही है, मैं आपको नया इंजन बना के देता हूँ, जिसके लिए आपका R&D आपकी होगी और आप बनाना शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस इंजन है, सारे इंजन कोई एक छोड़ के नहीं। ये हमारी, जब वो हमारी वीकनेस दूर हो जाएगी, हम असली स्वावलंबी बनेंगे। तो ये बात मानने को तैयार हूं। एक लाली साहब, आपसे सवाल है, चूंकि इस बार हिंदुस्तान के नाम एक बड़ी कामयाबी तो है कि आपने अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना दिया। 55 देशों का एक मंच, एक संगठन जो आकर के आज स्थायी सदस्य बन जाता है G20 का। 55 देशों के भीतर यह जो ग्लोबल साउथ को लेकर के एक लड़ाई चल रही है, ग्लोबल साउथ का नेता कौन, उसकी आवाज़ कौन, क्या नरेंद्र मोदी ने G20 के इस आयोजन के जरिए ग्लोबल साउथ देशों की आवाज़ बनने, उनका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक तरीके से हासिल कर लिया? हाँ जी, मुझे लगता है बिल्कुल किया, क्योंकि इससे पहले तो कभी ये हुआ नहीं था जी। एंड साउथ अफ्रीका के साथ तो हमारी जनरेशन्स पुरानी टाइज हैं। आई मीन राइट फ्रॉम महात्मा गांधी वन फॉर हिज एजुकेशन, या वहाँ पे देयर आर सो मेनी पीपल ऑफ एथनिक। हैंडशेक डिप्लोमेसी है या हैंडशेक आप फ्रेंडशिप कह लीजिए, वो आज सुबह से यहाँ पर देखने को मिली है। फर्स्ट सेशन शुरू होने से पहले हमने देखा था, अब ये सेकंड सेशन से पहले फिर एक इस तरह की तस्वीर सामने आई। कोणार्क व्हील के सामने। हाँ, और एक और बड़ी दिलचस्प चीज थी कि जब जो बाइडेन आ रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, तो उन्होंने
उन्होंने गॉगल पहना हुआ था, थोड़ा सा आगे बढ़े उन्होंने गॉगल उतार लिया और गॉगल उन्होंने अपने राइट हैंड पे पकड़ा हुआ था। लेकिन जब आगे बढ़े उनको हैंडशेक करना था प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने अपना गॉगल राइट हैंड से लेफ्ट में लिया और फिर राइट हैंड से प्रधानमंत्री से हैंडशेक किया, और न सिर्फ हैंडशेक किया बल्कि गले मिले थे। तो ये मतलब एक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनको देखें, इनको समझे, तो एक मैसेज बहुत बड़े बड़े देती है। और अभी थोड़ी देर पहले भी हम तस्वीरें देख रहे पीएम ने थे। बाइडेन को इस कुनार के सूर्य चक्र के बारे में बताया, जी, कुछ न कुछ ब्रीफ किया होगा कि क्या है हमारा, लेकिन यह जो शिल्प है और ये चक्र है, ये भारत की बहुत पुरानी संस्कृति कितनी उत्तम उत्कर्ष थी उसका बहुत बड़ा प्रमाण भी है। चलिए दर्शकों को छोड़ जाते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।